हेलो एवरीवन, योर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द वेटनरियन 01। तो आज हम बात करने वाले हैं जेनेटिक्स। ठीक है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है क्योंकि इस चैप्टर से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक, नीट हो या फिर वेटनरी का एग्ज़ाम हो। तो आई होप आप लोग सारा वीडियो देखते होंगे और यहाँ तक आप लोग पहुँच गए होंगे। और बहुत लोग का बहुत सा डाउट होता है कि क्या हम अभी भी वेटनरी का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है। लगभग 50 दिन आप लोग के पास बचे हुए हैं वेटनरी के एग्ज़ाम को होने के, जो कि 26 मई को है। तो बहुत लोग का प्रिपरेशन अभी अच्छे से नहीं हुआ होगा, बहुत लोग का अच्छे से चल रहा होगा। तो हम इन सब टॉपिक पे लास्ट में बात करेंगे, जो भी होगा कि कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाएं जिससे हम ये एग्ज़ाम जो है वो क्लियर कर सकें। ठीक, ये एग्ज़ाम जो है उतना टफ नहीं होता जितना लोग मतलब बना के रखे हैं इसके बारे में, क्योंकि ये एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आउट ऑफ सिलेबस थोड़े बहुत होते हैं, बायो के सिर्फ होते हैं। ठीक, जो कि मैं करवा रहा हूँ। 40% जो होंगे वो आउट ऑफ सिलेबस आएंगे। ठीक, और बाकी जो एनसीईआरटी है वो आप लोग पढ़ते रहिए। और मैं जो ये चैप्टर है जेनेटिक्स, ये इंपॉर्टेंस है, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंस होगा मैं वो बता दूंगा। साइंटिस्ट के नेम पूछे जाते हैं, रेशियो वगैरह पूछे जाते हैं, और जो भी रहेगा वो बता दूंगा, आप लोग कर लीजिएगा। और यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, 100% आएंगे। ठीक, और इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी दिया गया है, तो क्वेश्चन भी आप लोग लगा लीजिएगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में दिया गया है, जेनेटिक इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो जो जेनेटिक्स है वो स्टडी है हेरिडिटी के लिए और वेरिएशन के लिए। ठीक, द जेनेटिक टर्म जो सबसे पहले किसने दिया था ये पूछा जाता है, तो विलियम बैटसन ने दिया था 1905 में। ठीक, तो सबसे पहले किसने दिया था जेनेटिक टर्म? विलियम बैटसन ने। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जेनेटिक कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाई इनटू ट्रांसमिशन जेनेटिक्स, पॉपुलेशन जेनेटिक्स, मॉलिकुलर जेनेटिक्स। ठीक, मॉलिकुलर जेनेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जीन। जीन के बारे में उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन को हम लोग पढ़ते हैं तो उसे मॉलिकुलर जेनेटिक्स कहते हैं। पॉपुलेशन जेनेटिक्स किसे कहते हैं? अगर हम बिहेवियर और इफेक्ट ऑफ जीन के और उसके पॉपुलेशन के बारे में पढ़ते हैं तो इसे पॉपुलेशन जेनेटिक्स बोलते हैं। हेरिडिटी क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। तो किसी पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में किसी भी कैरेक्टर का जाना, यही हेरिडिटी है। ठीक, और वेरिएशन यानी कि चेंजेस, जो कि जब हम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं तो चेंजेस कुछ ना कुछ होते रहते हैं। ठीक है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग, कुछ कैरेक्टर सिमिलर भी होते हैं। जीन लोकस, वाइल्ड एलील, म्यूटेंट एलील, यहाँ से तो क्वेश्चन पूछने का चांस नहीं है। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं। मेंडलिज्म, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। तो मेंडलिज्म जो थे, जॉर्ज मेंडल जो थे, ठीक, 1822 से 1884, इन्होंने पाइजम सेटाइवम जो कि पी प्लांट है उस पर वर्क किया था। ठीक, और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। तो इन्होंने जो 7 पेयर करेक्टर लिया था। ठीक, उन्होंने कितने पेयर करेक्टर लिया था पूछा जाता है, तो 7 पेयर। तो उसमें से ये लेंथ ऑफ स्टेम, शेप ऑफ सीड, कलर ऑफ सीड, शेप ऑफ पॉट, कलर ऑफ पॉट, पोजीशन ऑफ फ्लावर, कलर ऑफ फ्लावर। ठीक है, तो देखिए स्टेम जो लेंथ ली थी स्टेम की, डोमिनेंट जो था टाल था और रिसेसिव जो था डॉर्क। जो कि डोमिनेंट जो होते हैं वो एक्सप्रेस करते हैं अपने कैरेक्टर को। ठीक ठीक, ये सारी चीज़ें एक्सप्रेस करती थी। कभी कभी प्रीवियस ईयर में देखेंगे क्रोमोसोमल नंबर पूछा जाता था, लोकेशन क्या है। तो इस बार चांस कम है, लेकिन फिर भी मैं कहूँ तो आप लोग कलर ऑफ फ्लावर का याद कर लीजिए, जो कि क्रोमोसोम नंबर 1 होता है। कलर ऑफ प्लॉट का क्रोमोसोम नंबर 5 होता है। ठीक, और कलर ऑफ सीड का याद कर लीजिए, क्रोमोसोम नंबर 1 होता है। और 3 साइंटिस्ट थे, कार्ल कोरेंस और ह्यूगो डेवेरिस और सेलमार्क। ठीक, ये तीनों ने रीडिस्कवर किया था मेंडल के काम को। ठीक, तो ये पूछा जाता है मेंडल के काम को किसने रीडिस्कवर किया था, तो कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डेवेरिस, सेलमार्क। तो इनका नाम आता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है? व्हेन टू प्योर लाइन विथ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर आर क्रॉस, ओनली डोमिनेंट फ्रॉम कैरेक्टर अपीयर इन F1 जनरेशन, द रिसेसिव फॉर्म रिमेन्स अनएक्सप्रेस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है कि कोई भी कॉन्ट्रेक्शन कैरेक्टर है तो जो डोमिनेंट होगा वो एक्सप्रेस करेगा F1 जनरेशन में, और जो रिसेसिव होगा वो छिप जाएगा। ठीक, तो ये डोमिनेंट है टी, तो ये टाल जो है वो शो करेगा, और जो स्मॉल टी है वो एक्सप्रेस नहीं करेगा। ठीक है, तो इसे मेंडल का फर्स्ट लॉ बोलते थे। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये मेंडल का फर्स्ट लॉ है। तो मेंडल ने एक लॉ प्रपोज किया था, सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है? लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। तो ये प्योरिटी ऑफ गैमेट, कितने प्योर है गैमेट इसके बारे में बताता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन पेयर ऑफ एलील इज बॉट टुगेदर इन हाइब्रिड, F1 रिमेन टुगेदर इन द हाइब्रिड विदाउट ब्लेंडिंग। तो इसमें मिक्सिंग नहीं होती है कैरेक्टर की।
एंड प्योर ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, जब तक गैमेट का फॉर्मेशन होता है ये प्योर होते हैं। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ हाइब्रिड। ठीक है, तो फिनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो, ये रेशियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का जो रेशियो है वो लोग आप लोग याद कर लीजिए। फिनोटिपिक रेशियो 3:1 होता है, जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 होता है। अब देखिए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में ये हमेशा पूछा जाता है। पहले नंबर तो जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशियो आप लोग याद कर लीजिएगा। जीनोटिपिक जो रेशियो होती है वो 1:2:4:1:1:1। ये आप लोग कैसे याद करेंगे, जैसे कि 9:3:3:1 है। अब 9 को हम लोग तोड़ लेते हैं 1:2:4 में। ठीक, देखिए 4 4 8 1 9। ठीक, तो इसको 9 में तोड़ दिया गया और फिर 3 को 1:2 में, फिर इस 3 को 1:2 में तोड़ लेंगे और फिर 1 को एज रख लेंगे। ठीक है, तो ऐसे हम लोग याद कर लेते हैं और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, तो इसको आप लोग याद कर लीजिए यहाँ पे। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डज नॉट अप्लाई लिंक्ड जीन। ठीक है, तो ये लिंक्ड जीन पे नहीं अप्लाई होता है। आगे बढ़ते हैं। बैक क्रॉस क्या है? बैक क्रॉस इज द क्रॉस बिटवीन F1 हाइब्रिड एंड वन इट्स पेरेंट यूजुअली होमोजाइगस डोमिनेंट। When F1 hybrid cross with recessive parent, such cross is called recessive back cross और टेस्ट क्रॉस। ठीक है, देखिए बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस ये दो चीज़ें पूछी जाती हैं। और जो टेस्ट क्रॉस होती है इसकी रेशियो हमेशा 1:1 आती है। ठीक है, इसमें एक जो पेरेंट होगा, ठीक है, और एक रिसेसिव होगी इसमें, और इसकी रेशियो हमेशा 1:1 आएगी। ठीक है, टेस्ट क्रॉस की। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है? इट इज एक्सेप्शन होता है, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन होता है। तो सबसे पहले पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो होता है वो लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन होता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाज शोन बाय कोरेंस। ठीक है, और इन्होंने किस पे किया था? एक प्लांट थी 4 o'clock प्लांट बोलते हैं, जिसे मिराबिलिस जलापा बोलते हैं। तो इस प्लांट का नाम पूछा जाता है अक्सर। ही फाउंड दैट व्हेन रेड फ्लावर प्लांट क्रॉस विथ वाइट फ्लावर, जब रेड फ्लावर क्रॉस किया जाता है वाइट से F1 हाइब्रिड तो पिंक आती है। बट जनरेशन जब सेकेंड जनरेशन में होता है तो इसमें रेड पिंक और वाइट दोनों आ जाते हैं, तीनों आ जाते हैं। ठीक है, तो 1:2:1 हो जाता है। ठीक, जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो सेम ही होता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में दोनों रेशियो सेम होती है, तो यहाँ से पूछा जाता है। को डोमिनेंस भी एक्सेप्शन में गिना जाता है। को डोमिनेंस होता है बोथ एलील जीन और जेनेटिक ट्रेट इक्वल एक्सप्रेस देयर आर कंप्लीट लैक ऑफ डोमिनेंस। तो इसमें कंप्लीट जो होती है लैक होता है डोमिनेंस का, और दोनों क्योंकि दोनों इसमें शो करते हैं। जैसे अगर हम ब्लड ग्रुप की बात करें तो इसमें जो ब्लड ग्रुप AB होता है ये को डोमिनेंस शो करता है। ठीक, तो कभी भी को डोमिनेंस कौन शो करेगा? ब्लड ग्रुप में AB ब्लड ग्रुप। ठीक, अब देखिए इंटरेक्शन ऑफ जीन, यहाँ से PYQ में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे PYQ में पूछा गया है EP स्टेटस पूछा गया है। ठीक, EP स्टेटस है क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। व्हेन वन जीन हाइड द इफेक्ट अदर इज कॉल्ड EP स्टेटस। जब कोई एक जीन दूसरे के प्रेजेंस में अपना कैरेक्टर हाइड कर ले तो उसे EP स्टेटस बोलते हैं। अब EP स्टेटस होता है इफेक्टिव जीन इज कॉल्ड EP स्टेटिक जीन। जो इफेक्टिव जीन होती है जो अपनी कैरेक्टर छिपा लिया वो EP स्टेटिक जीन बोलते हैं उसे। वाइल अफेक्टेड जीन जो होता है इज कॉल्ड हाइपोस्टेटिक जीन, और जो अफेक्टेड जीन होता है उसे क्या बोलते हैं? हाइपोस्टेटिक जीन, जो कि दो प्रकार के होते हैं। एक रिसेसिव EP स्टेटस होते हैं, एक डोमिनेंट EP स्टेटस होती है। अब आप लोग से जो मथुरा वाले वेटनरी एग्जाम में पूछा गया जाता है कि इसमें से दो, ये रिसेसिव EP स्टेटस जो होगा उसका रेशियो क्या होगा, ठीक, और डोमिनेंट EP स्टेटस का रेशियो क्या होगा? तो रिसेसिव जो है उसका रेशियो होता है 9:3:4 है, और जबकि डोमिनेंट का जो होता है 12:3:1। ठीक, तो इसे आप लोग एक बार पढ़ेंगे तो याद रहेगा, कभी भी एग्जाम में आएगा तो आप लोग लिख सकते हैं। और कम्प्लीमेंट्री जीन और सप्लीमेंट्री जीन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये 2 बार आ गया है मथुरा के एग्जाम में, एक बार प्री में आया था, एक बार मेंस में आया था। ठीक, तो एक बार ये प्री में आया था, ये मेंस में आया था। अभी तो दोनों प्री मेंस नहीं हो रहा है, तो पूछने के चांस तब भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा जाएगा आप लोगों से। तो इसे हम लोग कर लेंगे। देयर आर 2 पेयर ऑफ नॉन एलेलिक डोमिनेंट जीन विच interact to produce only one phenotypic trait, but neither of them, if present alone, produce the trait in the absence of other. 2 पेयर ऑफ नॉन एलेलिक डोमिनेंट जीन होते हैं जो कि इंटरेक्ट करते हैं और फिनोटिपिक ट्रेट को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, और इनकी जो रेशियो पूछी जाती है वो होती है 9:7 होती है। कॉम्प्लीमेंट्री जीन का 9:7 होती है। कितनी होती है? 9:7। सप्लीमेंट्री जीन का जो रेशियो होता है वो 9:3:4 होता है। देखिए सप्लीमेंट्री जीन और
रिसेसिव ईपी स्टेटस, ठीक है, ये दोनों की रेशियो सेम होती है। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि इनमें से दोनों में से कौन सी सप्लीमेंट्री जीन और रिसेसिव ईपी स्टेटस की रेशियो कितनी होती है, सेम होती है ना, सेम होती है, डिफरेंट होती है, तो सेम होती है, ये पूछा जाता है, ठीक। और यहाँ से और कोई ऐसे क्वेश्चन पूछने के चांसेस नहीं है। और देखिए क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक। तो सटन एंड बोवरी ने दिया था क्रोमोसोमल थ्योरी जो था एक्सपेरिमेंटल क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस 1902 में दिया गया था। तो यहाँ से ये पूछा जाएगा। और देखिए मेल हिस्टोगेमी कहाँ होता है, XXXY टाइप ड्रोसोफिला मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन एंड XX X0 टाइप इन कॉकरोच। तो इस जो ये है क्रोमोसोम टाइप जो है वो आप लोग याद कर लीजिएगा। और बटरफ्लाई वगैरह में Z वो होते हैं, और ZW डोमेस्टिक फाउल रिप्टाइल एंड सम फिशेस में होते हैं। फीमेल हिस्टोगेमी जो होती है कहाँ पे होती है, ये फाउल और रिप्टाइल और सम फिशेस के केस में होती है, ठीक। मेल हिस्टोगेमी और फीमेल हिस्टोगेमी, जैसे हमेशा फीमेल जो होता है होमोगैमस होता है, लेकिन कुछ केसेस में फीमेल हिस्टोगैमेट होती है। तो ये केस दिया गया है। जीनिक बैलेंस थ्योरी किसने दी थी, तो सीबी ब्रिज ने, ठीक है, प्रपोज किया था जीनिक बैलेंस थ्योरी। और किस पे किया था, ड्रोसोफिला पे, ठीक। इम्प्लांट वेयर स्टिमुलेट मेल एंड पिस्टलेट जो थी फीमेल होते फ्लावर ऑकर इन द सेम प्लांट, जो सेम प्लांट में अगर मेल और फीमेल दोनों फ्लावर हैं उसे मोनोसियस बोलेंगे। और अगर मेल और फीमेल अलग अलग डिफरेंट प्लांट पे हैं तो उसे डायोसियस प्लांट बोलेंगे, ठीक। तो ये आप लोग को पता होगा। लिंकेज लिंकेज पूछा जाता है, और क्योंकि लिंकेज से क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं, ठीक। तो बैटसन संडर्स पैनेट ड्यूरिंग देयर एक्सपेरिमेंट लाइथरस ओडोरेटस स्वीट पी जिसे बोलते हैं गॉट सम रिजल्ट विच डू नॉट फॉलो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लेटर फाउंड इन दिस वाज ड्यू टू लिंकेज। तो लिंकेज की वजह से लॉ ऑफ तो ऐसे पूछा जाएगा एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो एक्सेप्शन है वो लिंकेज है। और लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन क्या था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस। तो आप लोग इन दोनों को स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिएगा। मैं फिर से बोलता हूँ कि लिंकेज जो है वो किसका एक्सेप्शन है, वो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, ठीक। तो लिंकेज किसने दिया था, TH हंट मॉर्गन ने, ठीक है, थॉमस हंट मॉर्गन ने, ठीक है। कंप्लीट लिंकेज होती है, इनकम्प्लीट लिंकेज होती है। तो यहाँ से इतना नहीं पूछा जाता, लिंकेज पूछा जाता कि लिंकेज है क्या, तो वो है द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप इक्वल टू नंबर ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो लिंकेज ग्रुप जितना होगा उतना नंबर ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम भी होंगे। कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया आर टू टाइप ऑफ लिंकेज इन ह्यूमन में दो तरह के लिंकेज होते हैं, कलर ब्लाइंडनेस के, हीमोफीलिया के। अब देखिए कलर ब्लाइंडनेस ये जो डिजीज वाली चीज़ें थी इस पूछा जाती हैं, तो आप लोग डिजीज वाले पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा और ज़्यादा कोशिश करिएगा एनसीईआरटी, क्योंकि मैं एनसीईआरटी समय रहेगा तो मैं मतलब कुछ चीज़ें बता दूंगा एनसीईआरटी में जहाँ से क्वेश्चन उठे हैं वेटनरी में। It is recessive sex linked trait which the eye fail distinguish रेड और ग्रीन कलर। तो कलर ब्लाइंडनेस में जो हम लोग रेड और ग्रीन कलर को नहीं पहचान पाएंगे, अगर जिस बंदे को कलर ब्लाइंडनेस है या जिसको भी, द जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस इज प्रेजेंट एक्स क्रोमोसोम। तो कलर ब्लाइंडनेस की जो जीन होती है एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होती है, ठीक। तो मेल में ज़्यादा चांस होते हैं होने के। तो कलर ब्लाइंड फीमेल मैरी विद नॉर्मल मैन, ठीक। कलर ब्लाइंड फीमेल है और नॉर्मल मेल है। डॉटर विल बी कैरियर वाइल द सन विल बी कलर ब्लाइंड। तो जो फीमेल के चांसेस कम होते हैं क्योंकि उनके पास कैरियर हो सकता है, और जबकि सन का जो होता है XY होता है और एक ही X होता है। तो इसी पे अगर एक कैरेक्टर आ गया कलर ब्लाइंड का तो वो इन्फेक्टेड हो जाएगा, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। हीमोफीलिया को भी ब्लीडर्स डिजीज बोलते हैं, ठीक। तो ब्लीडर डिजीज किसे बोलते हैं, हीमोफीलिया को। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक। इट्स सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। तो ऐसे पूछा जाएगा सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज कौन है, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज कौन है। तो ये आप सब याद कर लीजिएगा। इन दिस डिजीज द पेशेंट विल कंटिन्यू टू ब्लीड इवन फ्रॉम माइनर कट ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड क्लॉटिंग हीमोफिलिक जीन प्रेजेंट इन एक्स क्रोमोसोम। वन एग्जांपल दिया गया है, नॉर्मल फीमेल है, हीमोफिलिक मेल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कैरियर डॉटर होगी और नॉर्मल सन हो जाएंगे, ठीक। अब हम आगे देते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ जीन क्या है। तो द हेरिडिटी यूनिट विच इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड जीन। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं उसे जीन के थ्रू होते हैं। जॉन सीन 1909 इंट्रोड्यूस द टर्म जीन। तो टर्म जीन किसने दिया था, जॉन सीन ने।
1909 में। तो ये क्वेश्चन कंपलसरी कहीं ना कहीं पूछ लिया जाएगा। जीन इज ए लीनियर सेगमेंट ऑफ डीएनए सिचुएटेड इन स्पेसिफिक लोकस। तो जीन जो होता है एक लीनियर जो होता है सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है जो कि स्पेसिफिक लोकस के ऊपर प्रेजेंट होता है। जैसे कि ये, तो यहाँ पे कोई जीन प्रेजेंट होगी, यहाँ पे कोई जीन प्रेजेंट होगा, तो ये इसके बारे में बोला है। ठीक, और आगे देखते हैं और क्या दिया गया है। अगर कुछ जंपिंग जीन क्या होती है, ट्रांसपोसोम, ठीक है, इसे जंपिंग जीन बोलते हैं। आर द सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, तो जंपिंग जीन होती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा सकता है। और रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, डलबर्ग सजेस्टेड द थ्योरेटिकल मेथड ऑफ रेप्लिकेशन, वाटसन क्रिक मॉडल डीएनए डिसरप्टिव डॉटर। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा उतना। अब देखिए ये मिचेल्सन एंड स्टाल का एक्सपेरिमेंट जो हुआ था वो N14 N15 आइसोटोप जो लिए थे उन्होंने, डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव इन इकोलाई। तो इन्होंने सेमी कंजर्वेटिव जो डीएनए होता है इकोलाई में उन्होंने दिया था मिचेल्सन एंड स्टाल ने 1958 में। तो डेट और इनका नाम दोनों इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग कर लीजिएगा। इन सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन द स्ट्रैंड इज सेपरेटेड बाय हेलिकेज एंजाइम। तो कौन सा एंजाइम से स्ट्रैंड सेपरेट होता है, हेलिकेज एंजाइम से। दिस होल्ड स्ट्रैंड एज ए टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन बाइंड टू ईच स्ट्रैंड प्रिवेंट रीबाइंडिंग स्ट्रैंड। तो सिंगल स्ट्रैंड SSBP, ठीक है, जो होती है वो क्या कहती है कि जो स्ट्रैंड खुल जाते हैं वो दोबारा से बाइंड ना कर जाए, इस वजह से वो होती है। टोपो आइसोमेरेज क्या करता है, एंजाइम ब्रेक द रिलीज टू टेंशन ऑफ डीएनए हेलिक्स। तो डीएनए हेलिक्स का टेंशन को रिलीज करने के लिए टोपो आइसोमेरेज होती है। और डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, जो कि कंटिन्यूस होती है 5 प्राइम से 3 प्राइम। और इस सेगमेंट का ओकाजाकी फ्रेगमेंट। लैगिंग स्ट्रैंड जो होती है डिसकंटिन्यूस होती है। आरएनए प्राइमर 1 लीडिंग स्ट्रैंड ईच ओकाजाकी फ्रेगमेंट इज फॉर्म बाय प्राइमरेज। तो जो ओकाजाकी सेगमेंट होते हैं वो प्राइमेज एंजाइम से मिलकर बनते हैं। डीएनए पॉलीमरेज क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रोकैरियोट, व्हाइल अल्फा बीटा गामा डेल्टा एंड एप्सिलॉन नॉट इन यूकैरियोट कॉज पॉलीमराइजेशन ऑफ डीएनए। ओकाजाकी पीसेस आर जॉइंड टुगेदर डीएनए लाइगेज एंजाइम आफ्टर प्लेसिंग आरएनए। तो ओकाजाकी पीसेस जो होते हैं कब डीएनए लाइगेज की वजह से ज्वाइन होते हैं। ठीक, प्रोटीन सिंथेसिस, जेनेटिक कोड इज डिप्लेट सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड ऑन mRNA which store information for definite sequence of amino acid in protein molecule. The first clued codon segment was given by M.W. Nirenberg and John Matthew. तो इनका नाम कोडान जो जेनेटिक कोडान जो था नीरेनबर्ग ने दिया था। ठीक, तो इनका नाम आता है। और 64 कोडान टोटल थे विच AUG रेयरली GUG इज कॉल्ड इनिशिएशन कोडान। तो इसमें से पूछा जाता है इनिशिएशन कोडान कौन सा होता है, AUG होती है, इनिशिएशन कोडान होता है। और टर्मिनेशन कोडान कौन सा होता है, UAA UGA UAG। तो टर्मिनेशन कैसे, उगा UAA उगा, UGA उगा, उआग UAG। तो ऐसे करके डालेंगे उगा उगा उआग। तो ये जो होता है टर्मिनेशन कोडान होता है। द जेनेटिक ट्रिपलेट AGA CUA डिजनरेट जो होता है मोर देन वन कोड फॉर सिंगल अमीनो एसिड। तो एक सिंगल अमीनो एसिड के लिए एक से अधिक कोड जो होते हैं उसे डिजनरेट बोलते हैं। नॉन ओवरलैपिंग, वन बेस इज नॉट यूज टू एडजेसेंट कोडन। ठीक, नॉन एम्बिगुअस, सिंगल कोडन कैन नॉट प्रेजेंट मोर देन वन अमीनो एसिड। ठीक, तो कोई भी सिंगल कोडन नहीं प्रेजेंट होता है मोर देन वन अमीनो एसिड के लिए। ठीक, और यूनिवर्सल जिसे बोलते हैं। और यहाँ से और क्या सेंट्रल डोग्मा पूछ लेते हैं। ठीक, और हाँ, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो था वो क्या था, ये किसने दिया था, टेमिन एंड बाल्टीमोर ने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन दिया था। मैंने एक बार पहले भी बताया और ये नाम नोट कर लीजिए आप लोग, जो कॉपी मैंने बनवाई थी। सेंट्रल डोग्मा वाज टू प्रोसेस नेमली ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, सेंट्रल डोग्मा उसे बोलते हैं। तो इसमें क्या है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन। अब देखिए, ट्रांसक्रिप्शन सिंथेसिस ऑफ आरएनए टीआरएनए एमआरएनए फ्रॉम डीएनए बाय आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक, ट्रांसलेशन में क्या है, डिकोडिंग मैसेज ऑफ एमआरएनए इनटू फॉर्म ऑफ प्रोटीन प्योरली यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसलेशन इट टेक प्लेस ऑन राइबोसोम। तो ट्रांसलेशन राइबोसोम में होता है और इसमें डिकोडिंग की जाती है मैसेज को, जो कि एमआरएनए पे होती है और प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ से इतना ही पूछा जाएगा। अब हम देखते हैं आगे क्या दिया गया, और पूछने का जितना चांस जो मैं बता रहा हूँ वहीं से क्वेश्चन बनेंगे, और आप लोग बस करते रहिए इसे। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, द सिंथेसिस ऑफ पार्टिकुलर एज जीन प्रोडक्ट
इज कंट्रोल बाय मैकेनिज्म कलेक्टिवली जीन रेगुलेशन। देखिए जेकब एंड मोनोव इन्होंने प्रपोज किया था ऑपरेंट मॉडल रेगुलेशन एंड जीन एक्टिविटी इन प्रोकैरियोट, तो इनका नाम लिख लीजिए क्योंकि ये आते हैं। ओपेरॉन इज ए पार्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल विच एक्ट एज ए सिंगल रेगुलेटरी यूनिट हैविंग वन स्ट्रक्चरल जीन एंड ऑपरेटर जीन, प्रोमोटर जीन और रेगुलेटरी जीन होते हैं, रिप्रेसर एंड इंड्यूसर एंड कोऑपरेसर ये होते हैं। और सम हेरिडिटी डिजीज ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन बीइंग में कौन से हेरिडिटी डिजीज होते हैं, तो डाउन सिंड्रोम जो मैंगोलिज्म जैसे बोलते हैं, तो डाउन सिंड्रोम जो होता है ड्यू टू ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, तो 21st क्रोमोसोम की ट्राइसोमी अगर हो जाती है तो ये इक्वल टू 47, तो ये डाउन सिंड्रोम होती है। एडवर्ड सिंड्रोम में क्या होता है, इट इज ट्राइसोमी ऑफ 18 क्रोमोसोम, ठीक, तो 18 नंबर की ट्राइसोमी से एडवर्ड सिंड्रोम होती है, ठीक है। तो इसमें से ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी दिया गया है। क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम भी दिया है एनसीईआरटी में, टर्नर सिंड्रोम भी दिया है। तो द मोस्ट कॉमन कंडीशन 44 + XXY यानी 47 द सेक्स मेल बट हैव सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर लाइक फीमेल, तो इसमें जैसे कोई मेल है उसको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप हो गए हैं जैसे फीमेल में होते हैं, ब्रेस्ट डेवलप हो गया है तो उसे क्या हो गया, क्लिनेफिल्टर सिंड्रोम हो गया। टर्नर सिंड्रोम में दिस इज ड्यू टू द मोनोसोमी, टर्न हो जाता है 2n-1 हो जाता है, तो एंड द क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 44 यानी 44 + X0 यानी 45 टोटल क्रोमोसोम होते हैं। इंडिविजुअल जो होगा फीमेल बट विथ अंडर डेवलप ओवरी और ये सब वेब नेक, ठीक है। तो टर्नर सिंड्रोम में फीमेल को होता है जो कि मेल का कैरेक्टर आ जाते हैं, ओवरी डेवलप नहीं होती ये सब चीज़ें। और क्राइडियो चैट सिंड्रोम क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आउट ऑफ एनसीईआरटी है लेकिन इंपॉर्टेंट है। इट इज ड्यू टू डिलीशन ऑफ शॉर्ट आर्म 50 क्रोमोसोम एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ 15 क्रोमोसोम, ठीक। तो जो 5th क्रोमोसोम होता है उसका शॉर्ट आर्म जो होती है वो डिलीट हो जाती है और ट्रांसलोकेट हो जाती है 15 क्रोमोसोम। थैलेसीमिया, दिस इज कॉज्ड बाय फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, थैलेसीमिया में फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होते हैं। सिकल सेल एनीमिया इज कॉज्ड बाय सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन ऑफ 6th पोजीशन रिप्लेसमेंट ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वेलिन, ठीक है, इन बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ नॉर्मल हीमोग्लोबिन, ठीक। तो सिकल सेल एनीमिया बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एक्स्ट्रा पॉइंट ये मैंने एक बार और बताया था, अभी बता रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। जॉर्ज जॉन मेंडल जो होते हैं उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक उन्हें बोलते हैं, ठीक। और डार्विन प्रपोज पेंजेनेसिस थ्योरी, तो पेंजेनेसिस थ्योरी किसने दिया था, डार्विन ने दिया था। क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन वाज डिस्कवर्ड बाय मेलेंडेरियम प्लांट, ठीक। तो ये उतना नहीं पूछा जाएगा। हार्वर्ड वेगर ये भी नहीं। अगर कभी क्वेश्चन ये आता है कि फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक कौन है, तो टी एच मॉर्गन है, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक, ठीक। अब हम बढ़ते हैं आगे और यहाँ से क्वेश्चन पूछा था फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक, तो टी एच मॉर्गन जो है वो फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक थे। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा और मैं कुछ करवा देता हूँ जो कि इम्पोर्टेंस है, ठीक। देखिए द टर्म जेनेटिक वाज गिवन बाय, तो विलियम वेटसन ने टर्म जेनेटिक दिया था। मेंडल इज फेमस फॉर हिज वर्क ऑन, तो मेंडल ने किस पे अपना काम किया था, पाइजम से टाइपम पे, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो हम पढ़ते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और डिसाइड करेंगे कैसे करना है इसे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, मेंडल जो थे वो क्रॉस किए थे प्योर वाइट फ्लावर से जो कि रिसेसिव था पी प्लांट का, और डोमिनेंट प्योर फ्लावर रेड फ्लावर, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन शो, तो फर्स्ट जनरेशन में क्या शो करेगा, तो सबसे पहले हम लेंगे वाइट फ्लावर रिसेसिव, तो वाइट फ्लावर है ये रिसेसिव है, ठीक। इसका क्रॉस उन्होंने कराया था डोमिनेंट प्योर रेड फ्लावर, तो ये रेड फ्लावर है जो कि डोमिनेंट है। जब इसका हमें F1 जनरेशन में क्रॉस कराएंगे तो जो गैमेट बनेगी कुछ इस तरह बनेगी, ठीक। यहाँ से एक कैपिटल आर और स्मॉल आर आ जाएगा, यहाँ से एक स्मॉल आर और कैपिटल आर आ जाएगा, ठीक। तो इस चार गैमेट बन जाएंगे जो कि प्योर रेड फ्लावर रहेंगे, ठीक है, वो भी डोमिनेंट वाले। तो आपका ये हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक। आई होप समझ में आया होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं 4th नंबर क्वेश्चन पे। 4th नंबर में क्या दिया गया, आर रेड इज क्रॉस विथ वाइट, द रेड RW ऑफ स्प्रिंग आर पिंक, दिस इज इंडिकेशन ऑफ आर जीन इज, तो अगर पिंक कलर आ जा रहा है, ठीक है, जबकि हम क्रॉस करवा रहे हैं तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंट का केस है, पिंक नहीं आना चाहिए था फर्स्ट F1 जनरेशन में, लेकिन पिंक आ जा रहा है और रेशियो 1:2:1 आती है। मेंडल चूज पी प्लांट बिकॉज, मेंडल ने पी प्लांट क्यों चूज किया था,
बिकॉज दे वेयर चीप नहीं थे, दे वेयर हैविंग 7 पेयर ऑफ कॉन्टेस्टिंग करेक्शन, क्योंकि उन्हें एक्सपेरिमेंट करने के लिए डिफरेंट करेक्टर चाहिए थे, इस वजह से उसमें 7 करेक्टर भी थे, तो ये सही था उनके लिए। और 6 नंबर क्या है, एन एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स लॉ। तो मेंडल्स लॉ के कौन सा एक्सेप्शन है इसमें से, तो लिंकेज एक्सेप्शन है और लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो मेंडल के लॉ का एक्सेप्शन क्या है, लिंकेज, इसका क्या हो जाएगा डी। एन ऑक्सोट्रॉप्स क्या है, 7 नंबर ऑक्सोट्रॉप्स क्या है, ए प्लांट दैट रिस्पॉन्ड बाय बेंडिंग टुवर्ड द सन, ये एक्सोट्रॉप्स है, नहीं ऐसा नहीं है, ये एक्सोट्रॉप नहीं है। ए प्लांट दैट एबल टू सिंथेसाइज इट्स ओन कार्बोहाइड्रेट, अपना कार्बोहाइड्रेट अगर वो सिंथेसाइज कर रहा है तो वो ऑक्सोट्रॉप नहीं है, ठीक है। ए म्यूटेंट विच हैज लॉस्ट इज एबिलिटी टू सिंथेसाइज वन और मोर एसेंशियल कंपाउंड। तो एक म्यूटेंट जीन जो कि अपनी एबिलिटी लॉस्ट कर चुकी है सिंथेसिस करने की जीन को, ठीक, तो उसे बोलते हैं, तो ये सी हो जाएगा। 8 नंबर क्या है, ए प्रोसेस बाई विच डीएनए ऑफ न्यूक्लियस प्रोसेस जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए, तो उसे ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट द मेंडल डायहाइब्रिड रेशियो। तो डायहाइब्रिड रेशियो जो थी मेंडल की वो कौन सी थी, तो 9:3:3:1 डायहाइब्रिड रेशियो थी। मोनोहाइब्रिड की रेशियो क्या थी, क्या थी मोनोहाइब्रिड की, 3:1 थी। ये मोनोहाइब्रिड का रेशियो पूछेगा तो 3:1 थी, और डायहाइब्रिड का 9:3:3:1। बारबरा मैकलिंगटन इज ए फेमस फॉर हिज वर्क ऑन, तो इन्होंने किस पे अपना काम किया था, तो इन्होंने जो किया था मेज के ऊपर काम किया था, बारबरा मैकलिंगटन। डीएनए जनरली एक्ट एज ए टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस ऑफ, तो डीएनए जो जनरली टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस ऑफ, किसके सिंथेसिस के लिए डीएनए टेम्पलेट का काम करती है, तो डीएनए और आरएनए के सिंथेसिस के लिए टेम्पलेट का काम करती है। 12 नंबर क्या है कि जेनेटिक कोड कॉन्सेप्ट ऑफ, जेनेटिक कोड में क्या क्या होता है, ठीक, तो 4 कोडान होते हैं, ईच विथ 2 न्यूक्लियोटाइड, ऐसा कुछ नहीं है। पहले नंबर तो 64 कोडान टोटल होते हैं जेनेटिक कोड में, ठीक है, और ईच विथ 3 न्यूक्लियोटाइड, जो कि 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर होते हैं, जैसे GUA, GUG, AUG, ठीक, इस तरह के कोडान होते हैं, 3-3 के पेयर होते हैं। तो अब देखिए 30 नंबर, हॉलैंड्रिक जीन इज कैरिड बाय, ठीक, तो हॉलैंड्रिक जीन कैरिड बाय किससे कैरिड होता है, एक्स क्रोमोसोम, डिफरेंट पार्ट ऑफ वाई क्रोमोसोम। तो हॉलैंड्रिक जीन जो होते हैं ये ईयर में होते हैं, और ईयर में जो बाल वाल बड़े होते हैं तो वो वाई क्रोमोसोम, यानी कि ये केवल मेल के पास होता है, यानी बी ऑप्शन सही है। रिप्रेसर प्रोटीन इज फॉर्म, तो रिप्रेसर प्रोटीन किससे फॉर्म होता है, रिप्रेसर प्रोटीन फॉर्म फ्रॉम, और रिप्रेसर जीन ऑपरेटर जीन, नहीं, इन दोनों से नहीं होता। रिप्रेसर जो होता है रेगुलेटरी जीन से फॉर्म होता है। हु यूज हैवी नाइट्रोजन फॉर प्रोविंग सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन, तो किसने हैवी नाइट्रोजन का यूज़ किया था फॉर प्रोविंग सेमी कंजर्वेटिव ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, तो उन्होंने मेसल्सन इंस्टॉल ने किया था 1958 में। इनिशिएशन कोडान इज यूकेरियोट इज, इसमें से कौन सा इनिशिएटिंग कोडान है, GUG, ये नहीं है, UAG, UGA, ये भी नहीं है, AUG जो है वो इनिशिएटिंग कोडान है, ए ऑप्शन। डीएनए वाज आर्टिफिशियली सिंथेसाइज इन विट्रो बाय, तो 17 नंबर, जेनेटिकली डीएनए जो है आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करता है विट्रो में, किसने किया था ये, ओकरा न्यूटन ने, ओकोवा नियमबर्ग ने, तो ओकोवा नीरमबर्ग नहीं, ओकोवा एंड कॉर्नबर्ग ने किया था, ठीक, ओकोवा ने किया था लेकिन कॉर्नबर्ग के साथ, तो ऑप्शन भी सही है। 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस वर प्रपोज बाय, तो 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस किसने प्रपोज किया था, तो बीजल एंड टेटर ने, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस। 19 नंबर, द फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन विच स्पेसिफिक सिंथेसिस ऑफ वन पॉलीपेप्टाइड नोन एज, तो जो फंक्शनल यूनिट है जीन वो विच स्पेसिफिक सिंथेसाइज ऑफ वन पॉलीपेप्टाइड नोन एज सिस्ट्रॉन, ठीक, तो उसे क्या बोलेंगे, सिस्ट्रॉन बोलेंगे। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट जीन, तो इसमें से क्या सही है, यूनिट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, सेगमेंट ऑफ प्रोटीन, ये दोनों गलत है। फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए जो है मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ जीन है। द टर्म सिस्ट्रॉन, रिकॉन, म्यूटन वेर प्रपोज बाई, तो ये जो टर्म है सिस्ट्रॉन, रिकॉन एंड म्यूटन, ये किसने प्रपोज किया था, तो ये बेंजर ने प्रपोज किया था, ऑप्शन डी ये दिया गया है। और आप लोग जब ये थ्योरी मैं जो PDF दूंगा, PDF दे चुका हूँ ऑलरेडी, तो आप ये टेलीग्राम चैनल @मथुरा PVT पे जाके टेलीग्राम चैनल पे इसकी PDF के थ्रू भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। व्हाट विल बी नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप इज मेज इफ़ इट हैज़ 10 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, अगर
कितना नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप होगा अगर 10 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होगा। तो जितना पेयर ऑफ क्रोमोसोम होगा उतना लिंकेज ग्रुप होता है। ठीक, तो 22 का क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये आप ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी पूछा जा सकता है कि कितना लिंकेज ग्रुप होगा, जितना पेयर ऑफ क्रोमोसोम होगा उतना लिंकेज ग्रुप हो सकता है। If a plant is heterozygous for tallness is solved, the F1 generation has both tall and dwarf plant. The prove the principle of, अगर F1 जनरेशन में tall plant और dwarf plant दोनों आ जाते हैं तो ये क्या प्रूव करता है, ये ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो 23 नंबर का जो होगा सेग्रीगेशन ये कर रहा है। ठीक, तो सेग्रीगेशन की वजह से F1 और F2 में क्योंकि ब्लेंडिंग नहीं होती। ठीक, तो ये हो जाएगा 24 19th सेंचुरी 3 बायोलॉजिस्ट इंडिपेंडेंटली डिस्कवर्ड मेंडल प्रिंसिपल। तो मेंडल के प्रिंसिपल को 3 साइंटिस्ट ने दोबारा से डिस्कवर किया था। तो कौन थे, डिवरिस, कॉरेंस और सेलमान। इन्होंने मेंडल के काम को पुनः डिस्कवर किया था। 75 विच ऑफ द फॉलोइंग जीनोटिपिक रेशियो ऑफ मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो इसमें से कौन सा जीनोटिपिक रेशियो है मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस के। ठीक, जीनोटिपिक रेशियो पूछा गया, फिनोटिपिक रेशियो नहीं पूछा गया, जीन से रिलेटेड। तो 1:2:1, 1:2:1 ये है जीनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो पूछता तो 3:1 कर देते हैं। तो आई होप समझ में आया होगा आप लोग को। ठीक, तो ये रहा आज का यहाँ का डिस्कशन। और मैं आप लोग को और चीज़ें बता देता हूँ कि जैसे बोल लो कि तैयारी अगर सही से नहीं है तो उस केस में क्या किया जाए, कैसे मतलब स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, और हाउ टू कवर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बायोलॉजी सिलेबस इन जस्ट 50 डेज। ठीक, तो ऐसा आप लोग के मन में सवाल होगा कि क्या वेटनरी निकल जाएगा या नहीं, टफ आएगा, क्वेश्चन कैसा आएगा। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस स्ट्रेटजी ये बना के चलिए कि जो बायोलॉजी का पोर्शन है जो मैं करवा रहा हूँ, वो जो PDF दे रहा हूँ उसको आप लोग को बना के चलनी। ठीक, और फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए यही है कि आप लोग कहीं जो मैं दे रहा हूँ वो तो लगाइए, वहाँ पे थियोरेटिकल क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक, ऐसा नहीं है कि जैसे कि आप बहुत लोग फिजिक्स में कमज़ोर होंगे, बायोलॉजी वाले अक्सर फिजिक्स में उनकी वीक होती है। तो ऐसा नहीं है कि सबको आती हो फिजिक्स, तो उस केस में आप लोग को देख के ही क्वेश्चन लगाइए फिजिक्स केमिस्ट्री के। ठीक, फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन देख के लगाइए, क्योंकि ये स्टेट लेवल का एग्जाम है तो यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं सेम टू सेम। ठीक, और थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल जैसे बड़े बड़े न्यूमेरिकल हैं तो उससे आप लोग स्किप कर सकते हैं। ठीक, और मैं स्ट्रेटजी वीडियो भी लाऊंगा इसके ऊपर कि कैसे हम लोग को अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे सेफ जोन में रहेंगे, माइनर मार्किंग नहीं करनी है। और पढ़ते रहिए आप लोग। और कोई भी फॉर्म से रिलेटेड अभी फॉर्म है 20 अप्रैल तक है लास्ट डेट, आप लोग उसको भर दीजिए जल्दी से जो नहीं भरे हैं। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कॉलेज रिलेटेड और वेटनरी एग्जाम से रिलेटेड वीडियो आपके पास पहुँचती रहे। और कोई डाउट हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल और इंस्टा ID @veterinarian01 और टेलीग्राम चैनल मथुरा @मथुरा PPT पे आप लोग जुड़ जाइए ताकि आप लोग को हर चीज़ प्रोवाइड होता है। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बढ़िया से पढ़ाई करिए ताकि गवर्नमेंट कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाए। ठीक, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।